सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स में हम मुसलसल तेज़ी देख रहे हैं। रवा हफ्ते रिकॉर्ड बनाने का सिलसिला जारी है। आज 100 इंडेक्स तारीख में पहली बार 88 के बाद 89,000 हद भी उबूर कर गया। गुज़श्ता रोज़ भी इजाफे का ये जो रुझान था ये बरकरार रहा था और बेंच मार्क KSE 100 इंडेक्स 602 पॉइंट्स बढ़कर 87,000 की नफसियाती हद उबूर कर गया। अब इस तमाम सूरत हाल में सवाल ये कि स्टॉक की जो बेहतर सूरत हाल है उसकी वजह क्या है, क्या अवामिल हैं जो अपना किरदार निभा रहे हैं और क्या ये सूरत हाल आगे भी बरकरार रहेगी। आज क्या सूरत हाल रही इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ पैनलिस्ट मैं उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज एहतशामुल हक साहब हैं, ज़ाहिर शाह शिराजी साहब हैं। हमारे नुमाइंदे कफ़ील अहमद ने हमें खुसूसी तौर पर इस पर बात करने के लिए ज्वाइन की है। साथ ही साथ खुरम शहजाद साहब हैं, एक्सपर्ट हैं इकॉनमी के, उन्होंने हमें ज्वाइन किया अपनी राय देने के लिए। आपका बेहद शुक्रिया आप तमाम का। आगाज़ करते हैं कफ़ील, सबसे पहले आपकी जानिब आती हूँ। स्टॉक एक्सचेंज में इस वक्त क्या आज सारा दिन सूरत हाल रही और जो कल के हवाले से हम जो देख रहे थे एक सर्च था वो बड़ा अंडर डिस्कशन रहा, अभी क्या मामला हैं? देखिए, आज ही मार्केट का आगाज पॉजिटिव हुआ था और मार्केट का जो सेंटिमेंट ओवरऑल पॉजिटिव था। अगर हम बात कर लें आज मतलब हुआ है कि 88,000 और जो 89,000 का जो लेवल था वो मार्केट उबूर करने में कामयाब रहेगी एक ही दिन के अंदर। और अगर हम ये जो तेजी थी उसका जो सेंटिमेंट था वो एंड तक बरकरार रहा है। अगर हम बात करें 1,751 पॉइंट्स मार्केट में एंडिंग हुई है और तकरीबन 88,000 थोड़ा सा मार्केट जो है वो प्रॉफिटिंग आई है और उसके बाद 88,945 के लेवल पर मार्केट जो है वो बंद हुई है। और अगर हम मजमूई तौर पर बात करें जो सेंटिमेंट है इस वक्त, अगर हम बात कर लेंगे मॉनेटरी पॉलिसी है 4 नवंबर को, उसमें एक मुमकिन तौर पर एक मरतबा फिर जो शरह सूद उसमें करने की तवक्का जो है वो जाहिर की जा रही है और मुमकिन तौर पर 2% जो है वो माहिरीन का कहना है कि उसमें 2 से 3% जो है वो मजीद कमी जो है वो होनी चाहिए। जबकि अगर हम बात कर लें इस वक्त जो IMF से बातचीत का अमल जारी है उसमें भी खासी मसबत पेशरफ्त है। तो ये तमाम अवामिल हैं कि जो इस वक्त अफरात-ए-ज़र के नंबर है वो खासे अच्छे हैं, नीचे हैं। ये तो वो तमाम चीज़ें कि जो इसकी खरीदारी जो है वो देखी जा रही है और जो इस वक्त तो अपना सरमायाकार हैं अब वो इसको जो है वो शेयर की खरीदारी पे फोकस करके बैठे। माहिरीन से जो हमारी बात हुई उनका यही कहना है कि इंडेक्स जिस तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है आइंदा आने वाले दिनों में कोई सियासी कोई हलचल नहीं होती और कोई ऐसी चीज़ें कुछ खबरें नहीं आती तो यकीनन जो मार्केट है उसका जो लेवल है वो 1 लाख तक इंडेक्स जो है वो करीब हो जाएगा। राइट, चलें खुरम साहब से उनकी एक्सपर्ट ओपिनियन ले लेते हैं इस पे। खुरम साहब, ये एक तो ये भी कहा जा रहा है ना कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ये भी अपना नवंबर 4 जो इनकी मीटिंग होने वाली है इस पर जो पॉलिसी रेट है उसको रिड्यूस करेगा बाय 200 बेसिस पॉइंट्स। तो एक तो इस एक्सपेक्टेशन को देखते हुए भी क्या मार्केट में जो कॉन्फिडेंस है सरमायाकारों का, इन्वेस्टर्स का, वो बढ़ रहा है? इसके साथ साथ बाकी क्या अवामिल आप समझते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। देखिए 2-3 इसके रीजंस हैं और एक तो ये कि क्लैरिटी बड़ी ज़रूरी थी और क्लैरिटी 2 फ्रंट्स पे, मैक्रो इकोनॉमी मईशत के जो फ्रंट्स हैं उस पर कि उसमें स्टेबिलिटी जो है आना और उसमें जो है इंटरनेशनल और लोकल दोनों सरमायाकार हो गए या जो आपको कर्जा देते हैं दोनों का कॉन्फिडेंस बहाल होना, ये बड़ी डेवलपमेंट है और उसकी वजह से एक ओवरऑल सिचुएशन थोड़ी सी नॉर्मलाइज हुई है। और उसके साथ साथ पॉलिटिकल फ्रंट पे भी आपने देखा पिछले 1-2 वीक्स में बहुत ज़्यादा गहमा गहमी थी इस्लामाबाद में, ख़ास तौर पे खासकर जो IC का समिट था उसके दौरान भी, तो वो स्मूथली हो जाना समहाउ और वो एक अच्छा हमारे लिए हुआ कंट्री के लिए कि OIC का समिट हमने किया और उसमें बहुत सारे कंट्रीज़ ने जो है वो शमूलियत की और बड़ा स्मूथली वो हो गया। और उसके साथ साथ फिर आपने देखा है कि ये जो चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट थी इस पर बहुत ज़्यादा जो है वो आपको पता है कि अनसर्टेनिटी हो जाती है कि जी कौन आ रहा है, किस तरह आ रहा है। तो वो आपको पता है अमेंडमेंट थी एक कॉन्स्टिट्यूशन में, उसका एक था। तो ये सब चीज़ें जो है हो जाना और क्लैरिटी आना, फिर IMF की था और फिर आपने बिल्कुल सही कहा शरह सूद का नीचे जाना जो एक्सपेक्टेड है क्योंकि इन्फ्लेशन की शरह जो है इस महीने के एंड तक भी अगर आपको आएगी 1 नवंबर को जो अनाउंस होगा वो तकरीबन हो सकता है 7% से भी नीचे की शरह हो क्योंकि ऑलरेडी 2 साल में बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है। अब इतना रूम नहीं है महंगाई का और अब आहिस्ता आहिस्ता स्टेबलाइज हो रही चीज़ें और फिर पेट्रोल की कीमतें नीचे आ रही हैं और साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट में जो ऑयल है उसकी भी कीमत जो है वो नीचे आई है आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि चाइना की जो ग्रोथ है वो वैसी नहीं रही जैसे कि एक्सपेक्ट की जा रही थी। तो स्लो डाउन चाइना का होना
इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस नीचे आना, हमारा रुपया स्टेबल होना, हमारे इंटरेस्ट रेट्स का नीचे आना और एनर्जी कॉस्ट का एक्सपेक्टेडली नीचे आना और फिर आईपीपीज के साथ कुछ अरेंजमेंट्स हो रही, तो ओवरऑल जो सिनेरियो है इन्वेस्टमेंट का जी वो थोड़ा सा रिस्टोर होता हुआ नजर आया है। बड़ा पॉजिटिव सा है। खुर्रम साहब, ये आगे जाके भी आप ये मार्केट जो पार्टिसिपेशन देख रहे हैं ये ग्रो करेगी, मजीद बढ़ेगी? देखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपने किया है कि आगे क्या लगता है। देखें, मुझे लगता है कि मार्केट की जो रैली है या मार्केट में जो इम्प्रूवमेंट है या मार्केट में जो बाइंग है वो चलेगी आगे मजीद। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हमारा एक तो फर्स्ट रिव्यू जो है वो पूरा होने जा रहा है IMF का, उसकी डिस्कशंस शुरू होंगी और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ होपफुली जो फर्स्ट रिव्यू होगा वो स्मूथली हम निकाल सकेंगे। तो एक बड़ा जो है ना आपका मार्का जो है वो हो सकता है कंप्लीट, क्योंकि फर्स्ट रिव्यू बड़ा इंपॉर्टेंट होता है IMF के किसी भी प्रोग्राम का, और उसके बाद एक पटरी पे आप चलते हैं और फिर वो आप उस पर जो है वो यूज्ड टू होते हैं और फिर उसमें चीज़ें करते हैं। तो एक तो ये है कि मार्केट में जो इस वक्त अट्रैक्शन है वो ये है कि स्टॉक मार्केट की अपनी जो वैल्यूएशन है वो इस वक्त काफ़ी कम सतह पर ट्रेड कर रही है मार्केट आज भी, क्योंकि पिछले 5-6 सालों से मार्केट चली नहीं थी फॉर वन रीज़न और दी अदर। और अभी जो है मार्केट का ये जो मैक्रो इकोनॉमी है और जैसे मैंने कहा इंटरेस्ट रेट्स अभी नीचे आएंगे मजीद, तो नीचे आने का जो इम्पैक्ट है वो आहिस्ता आहिस्ता अभी नजर आ रहा है एक्सपेक्टेशंस में। लेकिन जब स्टेट बैंक एक्चुअली नवंबर में पॉलिसी अनाउंस करेगा 200 बेसिस पॉइंट मजीद नीचे करता है और फिर दिसंबर में भी एक पॉलिसी है, फिर उसमें भी मजीद 150 बेसिस पॉइंट या 200 बेसिस पॉइंट नीचे करता है, तो शरह सूद आपकी आ जाएगी तकरीबन 14% के अराउंड, विच इज वेरी गुड। यानी कि एक साल पहले आप 22% पे खड़े थे, अब आप 14 पे आ गए हैं। और आगे इन्फ्लेशन, ऑयल पैसे नीचे आ रही है, महंगाई अगर कंटेन्ड रहती है, कम रहती है, 5-6-7% के अराउंड रहती है, तो आपके ग्रोथ के चांसेस बढ़ना शुरू हो जाएंगे और आपका रूम आ जाएगा कि डॉलर भी आपके पास स्टेबल रहेगा, इंटरेस्ट रेट्स नीचे आ जाएंगे, तो जो कंपनियां हैं उनकी प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होने या नई इन्वेस्टमेंट होने की तवक्को आना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से मार्केट की जो रैली है वो लगता है कि एक्सटेंड हो सकती है और अगले जून तक मार्केट मेरे ख्याल में हो सकता है 1 लाख इंडेक्स से भी ऊपर जा सकती है। ये एक्सपेक्टेशंस है, प्रोवाइडेड कोई रिस्क ना हो बीच में, प्रोवाइडेड कोई ब्रेक डाउन ना हो जाए चीज, कोई IMF का रिव्यू जो है कोई लंबा ना हो जाए या कोई ऐसी चीज मुझे लगता नहीं होगा। आई एम श्योर कि मार्केट में जो है अब जान आना शुरू हुई है। और आपको एक और चीज मैं बताऊं कि म्यूचुअल फंड्स में अभी जो है फिक्स इनकम में पैसा लगा हुआ है ज्यादा, फिक्स इनकम में वहां से भी पैसा उठ के इक्विटी में आ सकता है, क्योंकि फिक्स इनकम के रेट नीचे जा रहे हैं ना, इंटरेस्ट रेट्स नीचे जा रहे हैं, तो वहाँ अट्रैक्शन कम हो गई है और स्टॉक मार्केट की अट्रैक्शन बढ़ी है, तो पैसा जब वहां से यहाँ पे आएगा तो मार्केट में मजीद जो है वो इम्प्रूवमेंट आ सकती है। ठीक है इज़्ज़त साहब, जब ऐसे हम देख रहे हैं कि स्टॉक एक्सचेंज में एक बड़ा अच्छा माहौल इस वक्त हमें सुनने को अच्छी खबरें मिल रही हैं वहाँ से, एक तो डायरेक्ट इम्पैक्ट आम आदमी जो सुन रहा है इस वक्त हमें उसको क्या फ़ायदा होगा इससे? वाकई इन्फ्लेशन में ठीक ठाक कमी आएगी, एक इस चीज़ का सवाल। दूसरी चीज़ कि जो ये भी बात की जा रही है, क्या ये फैक्टर भी एक इसमें है जो अब हम बेहतरी देख रहे हैं कि आपकी अप्रूवल हुई है इस्लामिक ट्रेड फाइनेंसिंग कॉरपोरेशन से, आपकी $3 बिलियन की जो अप्रूवल है, उससे क्या फ़ायदा होगा? हम ना बुनियादी तौर पे तो हम देख रहे हैं कि हमारी इकॉनमी माज़रत के साथ जितना परसेप्शन पे चलती है वो रियलिटी नहीं है। अगरचे मिस्र और हम और श्रीलंका जिस ब्रैकेट में चले गए हैं, हमें बहुत सारे फैक्टर्स जो है ना वो बाहर से देखने पड़ते हैं। नॉर्मली अगर आप इकॉनमी को, आप किसी की भी इकॉनमी मुल्क की आपने गेज करना हो तो वो ज़मीनी हक़ाइक़ देखते हैं, प्लस पॉलिटिकल हालात देखते हैं, उसके बाद जो वादे किए गए होते हैं, बजट आता है, उसमें किस हद तक अचीवमेंट होती है, उसकी बुनियाद पे इकॉनमी ग्रो कर रही होती है। हमारे यहाँ मामला डिफरेंट है, लेकिन अच्छी बात है हम ना देखें ना, अब ये साइन ऑफ रिकवरी नहीं है, साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट हमारी इकॉनमी में आ रही है। और ये मैं नहीं कह रहा, आप नहीं कह रहे, वर्ल्ड बैंक, IMF, एशियन डेवलपमेंट बैंक, फिच कंपनी, उसके बाद 2 बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं दुनिया की, स्टैंडर्ड एंड पुअर और मूडीज़, वो भी ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान की इकॉनमी में फंडामेंटल चेंजेस आई हैं, जो इम्प्रूवमेंट आई है उसकी वजह से चीज़ें ठीक हो रही हैं। और देखिए स्टॉक मार्केट का तो बूम है, इसके बारे में अब ये नहीं कि ये वन ऑफ किस्म की चीज़ है, ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली चल रहा है। अभी जो बता रहे थे भाईजान हमारे, अब ये कहा जा रहा है कि दिसंबर 24 और शुरू के 2025 में ना ये हमारा जो इंडेक्स है ये 1,16,000 क्रॉस कर जाएगा, यही सिचुएशन रही। और इसका बैरोमीटर हम ना अब इस तरह देखने के पहले मौजूदा माली साल के पहले 10 माह में $82.9 मिलियन एग्जैक्टली, क्लोज टू $83 मिलियन इन्वेस्टमेंट पारी IS में, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी और बाकी हवालों से भी। अभी इसी के बारे में कहा जा रहा है कि ये अब बढ़ती चली जाएगी अगर हमारी पॉलिसीज़ रिमेन एंड चेंज। अब ये जब सब लोग बात कर रहे हैं, आपने भी इंट्रो में अपनी बात की है कि ये जो
200 बेसिस पॉइंट अगर बढ़ा देते हैं, कम कर देते हैं, ये 17.5 से 15.5% पे ले आते हैं, तो डेफिनेटली देखिए ना, असल में सारी दुनिया चलती है, अरबों रुपया हर बंदे की जेब में होता है, लेकिन वो बोरो करके जो है ना इंडस्ट्री लगाते हैं। हमारे यहाँ मुझे बताएं कि आज भी अगर आप मुकाबला करें रीजन का, ख़ास तौर पे बांग्लादेश, हिंदुस्तान और श्रीलंका, उनके इंटरेस्ट रेट देखें कहाँ है, हमारे कहाँ हैं, उनके बिजली के रेट देखें कहाँ हैं, हमारे कहाँ हैं। तो सारे लोग इस तरह गेज कर रहे होते हैं कि देखें, अब यही वजह है कि हम कम्पीट नहीं कर सकते एक्सपोर्ट के वाले से। कभी बांग्लादेश आगे निकलता है, कभी श्रीलंका, कभी हिंदुस्तान तो है ही है। तो अभी कंसिस्टेंसी देखने वाली ये है कि अब किस हद तक रहती है। और दूसरा देखें ना, एक परसेप्शन बना जो हमारे 2021 में ऑल टाइम हाई हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $27 बिलियन के हो गए थे। अब आप इतनी मेहनत के बाद हमारे देखने $16 बिलियन के हुए हैं, और इसमें भी $5 बिलियन वो हैं जो आपके मेरे बैंकों में पड़े हुए हैं। अगर जब बहुत सारा पैसा ये बोरोड है, बाहर से आया हुआ, लेकिन ये बहरहाल अपने पास रखने के बाद भी, और जिस तरीके से रीप्रोफाइलिंग हमारे डेट की चाइना ने किया है मज़ीद, औरंगजेब साहब अब लेटेस्ट कह रहे हैं कि मज़ीद हो जाएगी, तो अब देखने वाली बात ये है कि ये चीज़ें इंप्रूवमेंट की तरफ जाएंगी। लेकिन आमना सबसे बड़ा मसला जो हमारे सारे एफर्ट को स्कटल कर देता है ना, वो हमारा जो है ना बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस और डेट का बढ़ना जो है। ये जब इतने बढ़ जाते हैं ना, अब आपने देखा है BR के चेयरमैन पिछले दिनों कह रहे थे जी बहुत पैसा आया लेकिन सारा का सारा डेट में चला गया। अब डेट सस्टेनेबिलिटी लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तान जितना पैसा लेता है उसका इस्तेमाल कितना करता है, कितना पैसा खाने पीने में बजट में लगता है और कितना पैसा इंडस्ट्री का पहिया चलाने में लगता है। देखें अब स्टेट कॉर्पोरेशन जब पब्लिक सेक्टर तुम्हारा ख़त्म हो गया, ये प्राइवेट सेक्टर इंजन ऑफ ग्रोथ बनना है, इसको जितना मैक्सिमम फैसिलिटेट करेंगे। लोग यही बात कर रहे हैं कि भी सबसे अहम चीज़ है इंडस्ट्री को चलाना। इंडस्ट्री को चलाने के लिए बिजली और गैस को आपको कम रेट पे देना पड़ेगा, और ये 24 घंटे इनको देनी होगी बिजली और गैस, तब चीज़ें ठीक होंगी। और आखिरी चीज़ हमने जो मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा अहम है कि हुकूमत जो वादे करती है वो किस हद तक पूरे होते हैं। पहली तो बात है अखराजात कम नहीं हो रहे जिस तरह होने चाहिए, और दूसरी बात है मेरे सख्त रिजर्वेशन है। ये इस वक्त जो 6.9% की आप ग्रोथ अपना इन्फ्लेशन दिखा रहे हैं, ये नहीं है। आप देखें, वही पहले भी मैंने आपको एक दिन कहा था और आज भी इस बात पे कायम हूँ कि ये 200 यूनिट वाले जो लोग बिजली लेते हैं उसको बेसिस बना के ये एक फिगर निकालते हैं महंगाई का। अदरवाइज आप मुझे बताएं, आप भी खाना लेने बाजार जाती हैं, चीज़ें लेने के लिए हम सारे जाते हैं, कितनी कमी हुई है? कमी वाकया नहीं हुई जितनी होनी चाहिए। हाँ, ये कि एफर्ट किया जा रहा है, और IMF जिस तरीके से थोड़ा लेवरेज दे रहा है, और अगला हमारा रिव्यू जब आ जाएगा उसमें बहुत सारी चीज़ें अगर हम इम्प्रूवमेंट की तरफ जाते हैं, खास तौर पे बिल्कुल इसका तो हमें रिफ्लेक्शन तो तभी नजर आएगा ना जब आम आदमी की ज़िंदगी में ठीक ठाक उसका इम्पैक्ट हमें नजर आएगा। शाह साहब की जानिब चलते हैं। आखिरी बात कर रहा हूँ आमना, जी आम आदमी, एक जुमला कहने दे आम आदमी के हवाले से। आमना देखें, लोग देख रहे हैं कि महंगाई कम हुई है, तो महंगाई कम नहीं हुई इस तरह से। महंगाई को लोग देख रहे हैं, प्लस जॉब क्रिएशन नहीं हो रही। पढ़े लिखे लोग जो है वो आप भी जॉब से बाहर हैं, पॉवर्टी में कमी नहीं आ रही। ये वो पैरामीटर्स हैं जो बेसिक फंडामेंटल हैं, इनमें जब तब्दीली नहीं आएगी तो हम नहीं कह सकते कि जी आम आदमी को इसका फ़ायदा होगा। ठीक है शाह साहब, एक और चीज़ जहाँ पर हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अपने मुल्क में देख रहे हैं, वहीं पे हम आज देख रहे हैं एक शायद बात है, पर कराची में आज 5वीं इंटेक्सपो पाकिस्तान नुमाइश जारी है, और इस हवाले से हम ये भी देख रहे हैं कि ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव ज़ुबैर मोतीवाला ने ये कहा है कि नुमाइश में हम देख रहे हैं यूरोप से 180 ऑब्जर्वर्स जनूबी अफ्रीका से मुख्तलिफ ममालिक से आए हुए हैं। अब ये भी कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल मसनूआत हैं उसकी एक्सपोर्ट्स में गुज़श्ता माह की निस्बत 14% का इजाफा हुआ है, और वो ये कह रहे हैं कि जिस जानिब अगर आप एनर्जी प्राइसेस पर ज़रा तवज्जो दें तो ये मामला और बेहतर हो सकते हैं। इस पर भी साथ साथ कमेंट कीजिएगा PSX के साथ। देखिए, जहाँ तक एक्सपो का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में ये खुशाइन भी है, और उसकी एक बड़ी रीज़न ये कि आपकी SCO समिट जो है वो जब 900 से ज़्यादा डेलीगेट्स थे, 10 से ज़्यादा सरबराहों की यहाँ पे शिरकत हुई, एक दुनिया को एक मैसेज गया कि डिस्पाइट जो थोड़ा बहुत हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान का जो इमेज था सिक्योरिटी के हवाले से और दूसरे लॉ एंड ऑर्डर के इशूज़ के हवाले से, वो एक पॉजिटिव रिस्पांस गया दुनिया को कि पाकिस्तान इतना भी ख़तरनाक नहीं है इन्वेस्टर्स के लिए और जो फॉरेन डेलीगेट्स हैं। तो ये आपको एक और उसका एक एग्जांपल आपको नज़र आई कि जैसे कि उन्होंने मोतीवाला साहब ने क्लेम किया कि जी 180 से ज़ायद लोग जो है फॉरेनर्स जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं। मेरे ख्याल में ये अच्छा साइन है। जहाँ तक अब आप कह रहे हैं कि जी कंटिन्यूएशन और पाकिस्तान की इकनॉमिक स्टेबिलिटी की बात करते हैं, इसमें देखिए वही चीज़ आती है, सबसे इम्पोर्टेंट तो क्या ये सिक्योरिटी के मामलात हम कंट्रोल करेंगे और सिक्योरिटी ऐसी रहेगी, क्योंकि एक जो
मेरे ख्याल में एक नेगेटिव तासुर छोटे से इशूज़ के बाद हो जाता है, वो यही होता है कि शायद पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर के इशूज़ हैं। अपार्ट फ्रॉम एनर्जी क्राइसिस और आपके जो बिल्डिंग जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है और आपके जो एक्सपोर्ट्स के अंदर जो कमी आई है वो आपकी इकॉनमी को इनडायरेक्टली इफेक्ट करता रहा है। पॉजिटिव साइन मेरे ख्याल में 2-3 वजूहत के पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, जैसे कि खुरम साहब ने कहा, नज़र आ रही है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो गई है, हुकूमत स्मूथ रहेगी, ये चलता रहेगा। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑब्वियसली इसलिए आना शुरू हो जाएगी कि वो आपको फॉरेन इन्वेस्टर भी जो आप FDI के ऊपर फोकस कर रहे थे कि वो आएगी कि नहीं आएगी, अब मेरे ख्याल में उम्मीद है कि IMF के $7 बिलियन के बाद दूसरे स्टेक होल्डर जो है वो भी कोशिश करेंगे। दूसरा जो चाइना और अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के बीच में मेरे ख्याल में शायद पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इसके बाद भी बढ़ेगी जब आप देखेंगे अमेरिकन इलेक्शंस होते हैं और उसके बाद किस तरीके से अमेरिकन कोशिश करेंगे कि वो चाइनीज़ इन्फ्लुएंस को काउंटर करने की कोशिश करेंगे। आखिरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे ख्याल में वो यही बताना चाहूँगा कि देखें, इस वक्त आप कल इस अमेंडमेंट के बाद एक बात हुई कि 2028 तक इस्लामिक जो बैंकिंग है मुल्क में सूद का खात्मा होगा। तो सूद का खात्मा बल्कि क्या आप देख लें, मेरी आप इसको खबर कह रहे यूनाइटेड बैंक लिमिटेड है, उसने ऑलमोस्ट बलूचिस्तान के अंदर अपनी तमाम कन्वेंशनल बैंकिंग ख़त्म कर दी है। अब आप देखें खैबर पख्तूनख्वा में उसने शुरू कर दिया, बाकायदा वो अपने अकाउंट होल्डर्स को मैसेजेस कर रहे हैं, मुझे भी आया होगा, आपको भी आया होगा कि जनाब हम कन्वेंशनल बैंकिंग को ख़त्म करके इस्लामिक बैंकिंग पे जा रहे हैं। तो 2 सूबे ये पहले ही इस्लामाइज हो जाएंगे और बेशक JUIF के सरबराह इसके हवाले से अगर वो क्रेडिट लेना चाह रहे थे कि 2028 तक अब मुल्क के अंदर सूदी निज़ाम ख़त्म करेंगे, तो होगा क्या कि आपके जो बैंकों के अंदर लोग फिक्स डिपॉजिट के अंदर पैसे पड़े हुए हैं ऑलमोस्ट 22 से 16-17 बल्कि 14.5 पे आ चुका है, क्योंकि जो बैंक इस वक्त इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं कुछ वो 14.5 से लेकर 17% तक है। तो ये पैसा आपका बाहर निकलेगा, वो इन्वेस्ट होगा, इससे मजीद आपकी इकोनॉमिक सर्कल जो है वो इंक्रीज़ होगा। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे ख्याल में एक तमाम तर जो पॉजिटिव साइंस के साथ क्या आप सिक्योरिटी के हालात को बेहतर बनाएंगे, मेरे ख्याल में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या हम इन्वेस्टर्स जो लोकल इन्वेस्टर है, लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसको वो फैसिलिटीज़ देंगे। जो गर्दिशी कर्जों का मामला है IPPs के साथ जब तक हमारी डील नहीं होती, एनर्जी क्राइसिस के अल्टरनेट सोर्सेज के ऊपर हम नहीं जाते। देखें हम KP की बात करें, हम फाटा की बात करें, यहाँ पे तमाम की तमाम इंडस्ट्रीज़ बंद है। बेशक कराची और पंजाब के अंदर इंडस्ट्रीज ज़रूर चल रही हैं, लेकिन वहाँ भी एक आप देखते हैं पावर क्राइसिस है, आपके पास एनर्जी नहीं है, या तो आपने अल्टरनेट सोर्सेज पे जाना होगा, इन चीज़ों को आपने रन करना होगा। तीसरा जो मेरे ख्याल में आपका जो ज़्यादातर बजट का फैक्टर है वो आपका नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर्स को आपने कम करना होगा। वो चाहे आपके ब्यूरोक्रेसी के, चाहे आपके डिपार्टमेंट्स के, चाहे आपके तनख्वाहों के, इवन आपके जो डिफेंस जो अनड्यू डिफेंस एक्सपेंडिचर्स हैं आप उनको भी देखेंगे। तो उसके बाद आपकी मेरे ख्याल में इकॉनमी हम समझ सकते हैं कि एक ऐसे लाइन पे जाएगी जिससे आप जो है वो बेहतरी की तरफ उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन कॉन्फिडेंस आपने अगर रखना है तो आपको लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर बनाना होगा। इसके बगैर शायद मेरे ख्याल में इन्वेस्टर बेशक कराची और सिंध की हद तक या पंजाब की हद तक तो आएगा, लेकिन बलूचिस्तान और KP जो इस वक्त आप समझ रहे हैं कि आपके मिनरल डिपॉजिट है, SIFC यहाँ ऑपरेट करेगा। फॉरेन फर्म्स को आपने जब तक सिक्योरिटी सऊदीज़ को नहीं देनी, आपने दूसरे लोगों को नहीं देनी, तो इशू बनता रहेगा। तो ये मेरे ख्याल में प्राइम फोकस रहेगा कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के बाद, आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बाद, आपकी जुडिशल स्टेबिलिटी के बाद सबसे इंपॉर्टेंट अब आपकी सिक्योरिटी जो है वो इंश्योर करेगी कि पाकिस्तान की इकॉनमी और पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन किस हद तक बेहतर हो सकती है। बिल्कुल ठीक है, ये अवामिल जो हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर जुमला ऐड करने की इजाज़त है आमना, एक सिर्फ जुमला है। आपने बड़ा अहम सवाल किया था कि आम आदमी को फ़ायदा कैसे पहुंचेगा। देखिए आम आदमी के कॉन्टेक्स्ट में हमारी ग्रोथ रेट जो है ना वो पिछले ऑलमोस्ट 8 से 10 सालों से हम 2 से 3% पे नहीं जा रहे आगे। पहली दफ़ा इस दफ़ा मौजूदा माली साल में 3.5% हुकूमत ने रखा है ग्रोथ रेट। IMF कह रहा था ये 2% से ज़्यादा नहीं होगा, IMF ने प्रोजेक्शन चेंज करके 3.2% पे ले आए। अगरचे वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक कह रहा है 2.8% से ज़्यादा नहीं होगा। देखिए 25 करोड़ की आबादी, एक आखिरी लफ्ज़ आमना ये है कि जब तक हम 7% ग्रोथ रेट पे नहीं जाते आम आदमी के लिए मसाइल ही मसाइल हैं और कोई वजह ही नहीं है कि हम किसी को ठीक करें। ये ग्रोथ रेट लाने की ज़रूरी है कि ग्रेटर इकोनॉमिक एक्टिविटी पब्लिक सेक्टर ख़त्म है, प्राइवेट सेक्टर को मैक्सिमम जिसको कहते हैं फैसिलिटेट करके इंडस्ट्री लगाई जाए, उसके बाद जॉब क्रिएशन होगी और फिर हमारा ग्रोथ रेट बेहतर होगा। तो ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में आम आदमी को फ़ायदा होगा, जो आप पूछ रहे हैं। खुरम साहब, एक और चीज़ बड़े एक्सपोर्टर्स की जहाँ पर हम पहले बात कर रहे थे, जैसे मैं शाह साहब के पास भी ये सवाल लेकर गई थी, एक्सपोर्टर जो है वो बड़े शिकायत कुनाया। अब अगर हम इस बार देखें, बेशक राइस की अगर हम बात करें तो राइस की रिकॉर्ड ब्रेकिंग इस बार एक्सपोर्ट हुई है इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान सिंस इंडिया वाज आउट ऑफ द गेम। उन्होंने अपनी प्राइसेस लो करनी थी और इलेक्शंस के मामला थे। अब वो
गेम में वापस आ चुका है इंडिया। तो एक तो हमें किस तरह से इनकरेज करना है, फोस्टर करना है अपने एक्सपोर्टर्स के लिए, माहौल कैसा बनाना है। और दूसरा ये जो अभी हम टेक्सटाइल वाली सनत से जुड़े हुए एक्सपोर्टर्स जो आज के मामला एक्सपो पाकिस्तान नुमाइश में उन्होंने बात की है, वो ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश उनकी जो वहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से हमारे 20 to 30% ऑर्डर्स में इंक्रीज़ हुआ है। तो अगर हम उनको इनकरेज करें तो हम इसमें ठीक ठाक बना सकते हैं मामलात को बेहतर। तो क्या करने की ज़रूरत है, मैं ये चाहूँगी आपसे जानना। जी बिल्कुल, देखें एक तो ये कि जो एग्रीकल्चर ग्रोथ है इस मरतबा वो इतनी आसान नहीं होगी जो टारगेट दिया गया है, क्योंकि लास्ट ईयर तो आपको पता है कोई 4-5-6% तक हम चले गए थे एग्रीकल्चर ग्रोथ में, जिसने हमें बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ सिर्फ 1% से भी कम थी और 1% के अराउंड थी। और सर्विसेज में भी 3 सेक्टर्स है ना बड़े जीडीपी के जो इकोनॉमी के हैं, एग्रीकल्चर है, मैन्युफैक्चरिंग है और तीसरा सर्विसेज है। तो सर्विसेज में और मैन्युफैक्चरिंग में इतनी ग्रोथ नहीं थी, लेकिन आपको एग्रीकल्चर ने जो है बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया लास्ट ईयर की ग्रोथ में। और इस साल जो है एग्रीकल्चर में जो है चावल की जो प्रोडक्शन है वो देखनी होगी कितनी है, क्योंकि कॉटन की प्रोडक्शन तो काफ़ी कम आई है, 40% से भी ज़्यादा डाउन है कॉटन की प्रोडक्शन लास्ट ईयर के मुकाबले में। कॉटन में भी अच्छा खासा हमारी प्रोडक्शन आई थी, 10 साल की शायद हाई पे थी कॉटन की प्रोडक्शन भी, जिसकी वजह से हमारा जो इम्पोर्ट था कॉटन का वो कम हो गया था, रिलेटिवली काफ़ी कम हो गया था। और हमारी चावल की एक्सपोर्ट यानी कि वो हमारी बम्पर क्रॉप थी, तो चावल की जो एक्सपोर्ट है वो काफ़ी बढ़ गई थी। अब देखना यह है कि इस मरतबा किसान को क्या इंसेंटिव मिलता है कि वो चावल को प्रोड्यूस फर्दर करे। और आप बिल्कुल सही कह रही है, इंटरनेशनल मार्केट में इंडिया की प्रेजेंस इतनी नहीं थी, उन्होंने अपने चावल की एक्सपोर्ट पे बैन या उसमें कमी की थी क्योंकि उनकी यहाँ प्राइसेस बढ़ना शुरू हो गई थी। तो उन्होंने अपनी इलेक्शन वोट बैंक को भी बचाने के लिए प्राइसेस को जरा मैनेज करने के लिए उसको किया था, तो हमारा जो फिर वो एक्सपोर्ट बढ़ गया था। लेकिन और अब ये हो रहा है कि बांग्लादेश में प्रॉब्लम हुई है तो उसकी वजह से हमें उसका एक इम्पैक्ट पड़ा। देखिए ये फैक्टर्स तो हमें फायदा या नुकसान देते हैं और ये होते हैं टेम्पररी फैक्टर्स, जो कि इंटरनेशनल फोर्सेज अगर चेंज हो गई तो आपको फायदा हो गया, इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस नीचे लेके चले गई तो आपको फायदा हो गया। हमें अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है, हम क्या कर रहे हैं, हमारे किसान को क्या इंसेंटिव मिल रहा है। क्योंकि अब देखें रिसेंटली हमने वीट प्राइसेस भी वो नहीं दी, सपोर्ट प्राइसेस जो कि हमने प्रॉमिस की थी, जिसकी वजह से वीट की प्रोडक्शन भी शायद मुझे लगता है कि वो भी इतनी आसान नहीं होगी एक सर्टेन लेवल पे लेकर आना। लेकिन हैविंग सेड दैट, अभी आपको कॉटन, वीट, चावल और इस तरह की और प्रोडक्ट्स हैं, उस पर आपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में कुछ इंसेंटिव ऐसे देने जो कि आप बेशक सपोर्ट प्राइसेस ना दें, बट पानी से लेकर और जो दूसरे मटेरियल्स होते हैं जिसकी बिना पे किसान जो है वो एक फसल अच्छी उगा सकता है, या उसको ऐसा इंसेंटिव मिले इस चीज पे कि वो ये सारी प्रोडक्टिव फसलें उगाए, ना कि चीनी करे या ज्यादा और चीजें करे जो कि पानी बहुत ज्यादा रिक्वायर करती हैं। तो मेरे ख्याल में एक तो हमें एग्रीकल्चर को फोकस करना है, कैपिटल से लेकर मटेरियल से लेकर इंसेंटिव से लेकर, ताकि हमारी जो प्रोडक्शन है वो गिरे ना बहुत ज्यादा, क्योंकि अगर एग्रीकल्चर गिर गया तो हमारी जीडीपी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। सेकेंडली इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इस मरतबा मैन्युफैक्चरिंग आपको जो है वो ऐड करेगी, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग क्यों ऐड करेगी, इंटरेस्ट रेट्स नीचे जा रहे हैं और एनर्जी प्राइसेस थोड़ी थोड़ी नीचे आ रही हैं, और आपका टैक्स का रेट नीचे करना पड़ेगा, थोड़ा इंसेंटिव देना पड़ेगा और सही जगह टैक्स लगाना पड़ेगा। लैंड, प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर या फिर आपका जो रिटेल सेक्टर है, इनको टैक्स रेट में लाके टैक्स को नीचे करना पड़ेगा, तो मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ आएगी, जिसकी वजह से आपकी जीडीपी में इंप्रूवमेंट आ सकती है। तो ये वहाँ से हमें अच्छी खबरों की उम्मीद है। चलें आप इस हवाले से पॉइंट आ गया, आपका शुक्रिया अदा करेंगे। खुरम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद थे, कफील अहमद आप अदा करेंगे, हमारे बाकी गेस्ट हमारे साथ रहेंगे। प्रोग्राम में एक ब्रेक का वक्त हुआ जाता है। वेलकम बैक। आज सबसे पहले तो हमने देखा कि बुशरा बीबी जो कि बानी पीटीआई की अहलिया हैं, उनकी रोपकार जारी कर दी गई, कल उन्हें रिलीफ मिला था और उसके बाद वो रिहा हो चुकी हैं। इसके साथ साथ डेवलपमेंट क्या हुई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई की तोशा खाना 1 केस में सज़ा के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है और 29 अक्टूबर को केस की समाअत की जाएगी। अब ये वही केस है जिसमें हम देख रहे हैं कि नैब कोर्ट ने 14 साल कैद की सज़ा सुनाई है। अब बुशरा बीबी जो कि हम देख रहे हैं कि तकरीबन 9 माह जेल काटने के बाद 31 जनवरी को अडयाला जेल में वो कैद हुई थी और उसके बाद आज वो वापस आ चुकी हैं, जेल से रिहा हो चुकी हैं और तोशा खाना 1 केस में वो पहले हुई गिरफ्तार और फिर तोशा खाना 2 केस में जेल में ही उन्हें रहना पड़ा। अब तमाम मामला को देखते हुए एक तासुर हम देख रहे हैं, चूँकि
फैसल वाडा साहब बड़ी खबरें ब्रेक भी करते हैं, बड़ी पेशन गोइयाँ भी करते हैं। उन्होंने ये तासुर उनकी बातों से लगा कि वो ये कह रहे हैं कि जी डील हुई है जिसके नतीजे में बुशरा बीबी साहिबा जो हैं वो जेल से बाहर आ चुकी हैं और आने वाले दिनों में वो कुछ ये तासुर भी दे रहे हैं कि बानी पीटीआई के लिए भी हालात जो हैं वो इतने मुश्किल नहीं रहेंगे। लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब ने इस तासुर को ज़ायल कर दिया ये कह कर के अगर डील ही होनी होती तो 9 माह वो कैद में ना रहती और ना ही 14 माह बानी पीटीआई कैद में रहते। अब ये सारे मामलात को देखते हुए जो डील का तासुर है क्या ये दुरुस्त है और आने वाले दिन पीटीआई के लिए मुश्किलात कम होंगी? वजह क्या देख रहे हैं? अगर ऐसे मामलात हैं तो इस पर तज्जिया ले लेते हैं एहतशाम साहब। देखिए, दो चीज़ें आमना बड़ी वाज़े तौर पे आप परवेज़ इलाही साहब साबिक़ चीफ मिनिस्टर जो है देखा वो साल से ज़्यादा वर्षा वो रहे हैं अपना जेल में, उसके बाद आप देखें फिर क्या हुआ। आज वो बाहर फिर रहे हैं, आपको भी पता है मुझे भी पता है कि किस तरह है। फवाद चौधरी साहब आप दंदनाते इत्तेसाम साहब आपको मैं रोकूंगी, शाह साहब कुछ करती है कि माजरत के साथ शाह साहब कुछ खबर कुछ ऐड करना चाह रहे हैं फौरन। जी हाँ जी बिल्कुल, एक ब्रेकिंग स्टोरी है कि मेरे ख्याल में जो बानी पीटीआई की जोजा है बुशरा बीबी वो पेशावर पहुंच गई हैं और यहाँ चीफ मिनिस्टर हाउस में जो है इस वक्त बाकायदा तमाम काबीना के लोग भी पहुंच गए, चीफ मिनिस्टर साहब भी पहुंच गए और उनका एक इस्तकबाल भी किया जा रहा है। ये भी जो हमारे जराने पर बड़ी बात हुई है, जो यहाँ पे एडवाइज़र ऑन इंफॉर्मेशन है बैरिस्टर साहब से, और उन्होंने कहा है कि बुशरा बीबी इस वक्त चीफ मिनिस्टर हाउस पहुंची हैं। इसके बाद इनका मुआयना कराया जाएगा शौकत खानम हॉस्पिटल में और एक मेडिकल टीम जो इस्लामाबाद से उनकी अपनी डॉक्टरों की टीम है वो भी पेशावर पहुंचने वाली है। यही खबर है कि पहले ये कहा गया था कि शायद वो रिहाई के बाद बनीगारा जाएंगी और जी बिल्कुल मेरे ख्याल में वो यही क़याम करेंगी और चीफ मिनिस्टर हाउस की एनेक्सी में उनके लिए जो है वो इंतजाम किए जा रहे हैं। साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि इस वक्त जो हमारे ज़राए हैं पीटीआई के सोर्सेज से कंफर्म किया इस बात को कि कुछ अहम मुलाकातें भी फ़ौरन उनके मेडिकल चेकअप के बाद होंगी। चीफ मिनिस्टर साहब और दूसरे जो यहाँ पे अहम तहरीक इंसाफ के जो लीडरशिप है और सेंट्रल लीडरशिप के हवाले से भी ये कहा जा रहा है कि वो भी जो है वो पेशावर पहुँचना शुरू हो गई है और बुशरा बीबी से जो है वो लेट मुलाकात होगी उनकी और बाकी पार्टी के मामलात और दूसरे उमूर के हवाले से शायद बातचीत होगी। तो एक बड़ी डेवलपमेंट है मेरे ख्याल में अब तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो ज़्यादातर हमें नजर आएगी सेंट्रल लीडरशिप। चले मैं फिर आपकी जानिब आती हूँ, मैं इत्तेशाम साहब की जानिब चलती हूँ, तज्जिया वो पेश कर रहे थे। इत्तेशाम साहब अब तो ये खबर भी सामने आ गई है जैसे शाह साहब कह रहे हैं कि जी बुशरा बीबी साहिबा पेशावर जा चुकी हैं, जाहिर है केपी में इस वक्त पीटीआई की गवर्नमेंट भी है। अब क्या एक क्वेश्चन इसको भी ऐड कर लीजिएगा, बुशरा बीबी साहिबा आपको एक्टिव दिखाई देंगी? खान साहब की जगह वो रोल प्ले कर रही होंगी और वो अब लीड करेंगी, चूँकि ये भी एक फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें और जो इस वक्त पीटीआई में लीडरशिप में हम देख रहे हैं क़यादत का जो एक फुकदान था वो रोल प्ले करेंगी कहीं ना कहीं, उस गैप को फिल करेंगी बुशरा बीबी आने वाले दिनों में। आपकी पेशन गोई इस मामले में? देखिए हमने जब से उनकी इमरान खान साहब से शादी हुई है उसके बाद से आप देख लें वो कभी भी सियासी तौर पे एक्टिव नहीं रही। वो ख़ास तौर पे आप देख लें कि जब इमरान खान साहब जेल चले गए थे उसके बाद भी खामोश ही रहीं, बड़ा कम ही बोली और इनडायरेक्टली कभी मुख्तलिफ हवालों से उनके बारे में ख़बरें आती थी। एक आध दफ़ा किसी ने इंटरव्यू किया था, नदीम मलिक ने एक दफ़ा इंटरव्यू किया था, उसमें कुछ बातें की थी उन्होंने टीवी पे। अदरवाइज़ उनका जो प्रोफाइल है या जो उनका मिजाज है वो लगता नहीं है कि बिल्कुल गैर सियासी हैं। अब ये अलहदा बात है कि वो जिस तरह केसेस में फंस गई, फंसाया गया, जो कुछ भी आप कहें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है तो वक्त बताएगा। अब ज़ाहिर है 9 केसेस थे, उन 9 में उनकी ज़मानत हो गई है। अब ज़ाहिर है ज़मानत होने का तो मतलब बड़ी हद तक यही होता है कि भी केसेस साबित नहीं हुए आप और ये आधा रिलीफ मिल जाता है। अब अगला सवाल ये है कि जी इस वक्त जो पार्टी में फ्रिक्शन है, धड़ेबंदी है, उसको काउंटर करने के लिए इनको बड़ा रोल दिया जाएगा तो मेरा ख्याल है बड़ा मुश्किल लगता है। उसकी आमना बुनियादी वजह है कि हलीमा खान साहबा वो कहा जाता है कि जी उस पर बानी पीटीआई ज़्यादा टच करते हैं, वो लोगों को मिल भी लेती हैं, सियासी बात भी कर लेती हैं, उन्होंने अपने आप को थोड़े हफ्ते में साबित भी किया है। जी हाँ, वो कर भी लेंगी तो मेरा नहीं ख्याल कि वो बुशरा बीबी खुद भी ये चाहेंगी सब कुछ करना। लेकिन अहम सवाल इस वक्त यह है कि जी इनके आने के बाद कुछ लोगों ने ये भी कहा कि जी शायद ये शुरुआत है, अब इमरान खान साहब भी आ जाएंगे। देखिए अब जो तासुर दिया जा रहा है तो तासुर दे रहे हैं बड़ा वाज़ेह तौर पर फैसल वाडा। जी हाँ, देखिए फैसल वाडा तो डील कह रहे हैं, डील मेरा ख्याल है हम ना ज़्यादती होगी बड़ा सख्त लफ्ज़ है। डील से तो मुराद यह है कि आपने बहुत सारी चीज़ें तय करनी, लेकिन जो मेरी इत्तला है जो मुझे बताया गया वो ये कि एक अंडरस्टैंडिंग हुई है
अंडरस्टैंडिंग उसमें यही है कि जी आप खामोश रहेंगी, बात बात तो वैसे भी नहीं करती हैं, और एक मैसेज देना कि भी ठीक है, कोई रियासत इतना भी आपके साथ ज़्यादती नहीं करेगी। अगर जो हम देखा हर दौर में हर किसी के साथ ये ऐसा होता रहा है, हम किसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। तो बज़ाहिर तो लगता है कि फायर फाइटिंग शायद कुछ अर्से के लिए वो बैकग्राउंड में बैठ के करेंगी कि ये जो धड़ेबंदी है इसको ख़त्म किया जाए, लेकिन फिर बात आ जाएगी हलीमा खान साहबा की, क्योंकि वो बड़ी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं। वो वाज़े तौर पे समझती हैं कि जी मैं ऑन बिहाफ ऑफ माय ब्रदर मैं ही ज़्यादा बेहतर बात कर सकती हूँ, और उन्होंने कई जिस तरह वो इंटरनेशनली में हम देख रहे थे मीडिया से वो इंटरव्यूज़ और वो सारे मामला, वो वाकई एक पोटेंशियल कर लेती हैं जी, एग्जैक्टली जी हाँ, बात भी कर लेती हैं, और थोड़े अरसे में उन्होंने कुछ सीख भी लिया है। तो मुझे ये लगता है कि ये एक अच्छा तासुर तो हमने डेफिनेटली है। इस बात से हट के कि डील है या अंडरस्टैंडिंग है, मतलब उनका बाहर आना, एक तो तासुर यह है कि जी केसेस नहीं थे, जान नहीं थी, आ गई हैं। दूसरा ये कि ये एक ऑलरेडी ब्रांच भी ऑफर हो सकती है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। इस्टेब्लिशमेंट हर वक्त 24 घंटे इतनी स्ट्रांग नहीं होती, या हर वक्त अपनी बात मनवाने के मूड में नहीं होती, वो भी चाह रही होती कि चीज़ें ठीक हो जाएं। अब मैं आपको ये बता सकता हूँ कि पिछली 2-3 कोर मॉडल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, उसमें एक जिसको कहते हैं एक तासुर आया था कि जी बहुत हो गया, लेकिन यही कहा गया कि जी इसका फिर एक तरीका है कि 9 मई को ये डिनाउंस ही कर दें, कम से कम किसी तरीके से इसको चलें। आप ऑन नहीं करते, कह तो दें गलत हुआ, 200 जगहों पे हमले हुए, उसके बाद आप अगर यही कहते रहेंगे कि फ़ौज ने खुद कराया, तो ये कभी भी ठीक नहीं होगा मामला। और मुझे ज़ाती तौर पे पता है हमना कि उनके कुछ लोगों ने बानी पीटीआई को जाके ये बात बताई भी थी। एक खातून का मैं नाम नहीं लेता, हमारे इसी चैनल पे आके एक लीडर है, उससे भी मेरी बात हुई थी पीटीआई की, उनका भी यही कहना था। उन्होंने कहा कि ये जो बातें आप कर रहे हैं मैं जाके अपने लीडर को बताऊँगी भी। तो मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी शो करनी चाहिए। सियासत में आप हार्ड लाइन लेके सर्वाइव नहीं कर सकते, गलतियां सबसे होती हैं। अब उसको अनडू करने का तरीका ये है कि खास तौर पे पीटीआई के कॉन्टेस्टेंट लोग कहते हैं हमने कि इलेक्शन जीता हुआ है, लेकिन आपके मुखालिफिन फायदा उठा रहे हैं। जी चलें, आपका पॉइंट आ गया। मैं नवीद हयात मलिक साहब का शुक्रिया अदा करूंगी, माहिर कानून भी हमारे साथ हैं। खान साहब पे अभी क्या केसेस हैं और उनका इस वक्त स्टेटस क्या है, क्या आने वाले दिनों में उनके केसेस को देखते हुए, उनकी उसकी नौयत देखते हुए क्या खान साहब भी रिलीफ लेकर वो हमें बाहर दिखाई देंगे? कुछ इम्कानात हैं ऐसे या नहीं? हयात साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी। जी देखें, जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी अपील फिक्स थी, उसमें एक तो जो आज की न्यूज़ थी वो ये थी कि बुशरा बीबी की जो ज़मानत है वो मंजूर हुई है। दूसरा, जो बानी पीटीआई के ख़िलाफ़ केसेस हैं उनके लिए अब मेरा ख्याल है कि जो आइन में अमेंडमेंट हुई है उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पे भी सबसे पहले बेनिफिट लेने की इन्हीं जमात ने कोशिश की और कहा कि अब ये आइनी बेंच बन चुका है और आइनी क्वेश्चन है तो उसमें ये भिजवाया जाए, जो केस जनाब चीफ जस्टिस साहब की अदालत में ज़ेर समात था। और अब भी मेरा ख्याल है कि कई केसेस में ये बात आएगी, लेकिन अभी चूँकि आइनी बेंचेस बने नहीं हैं, अभी सारा सिस्टम कंप्लीट हुआ नहीं है, तो लेट्स सी इसमें अभी क्या होता है। केसेस के मुस्तकबल के हवाले से तो अभी कुछ कहना मैं समझता हूँ मुश्किल होगा। ऑफ कोर्स जो केस के सर्कमस्टांसेस हैं उन्हीं के हिसाब से जो कोर्ट है वो फैसला करती है। अब उनकी कई अपीलें जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समात है, और आपने देखा होगा कि जहाँ जहाँ कोई लकूनाज हैं, जहाँ जहाँ जो केसेस में कोई खामियां हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनको रिलीफ दे रही है। और अगर कोई केस ऐसा है जिसमें वो समझते हैं कि वो इन्वॉल्व हैं तो शायद उसमें उनको रिलीफ ना मिले, लेकिन बहुत सारे केसेस में उनको रिलीफ मिल रहा है जिसमें कोई प्रोसिक्यूशन की कमज़ोरियां हैं, जहाँ पे एविडेंस इतनी नहीं है कि उनको कनेक्ट किया जा सके विद द कमीशन ऑफ ऑफेंस। तो अभी चूँकि अदालत में ज़ेर समात है मुकदमात, तो उनके मुस्तकबिल के हवाले से अभी कोई बात करना मैं समझता हूँ गैर मुनासिब होगी। ठीक है, चलें आपका इस सवाल से लेकिन एक चीज़ हमने इनसे पूछ लें कि फ़रोग नसीम साहब कहते हैं कि सारे केसेस जो है ना वो सियासी केसेस जो आइनी केसेस बन गए, तो ये आइनी बेंच बनने के बाद तो ये कैसे काम करेगा? इतनी मुश्किलात इसको होगी। अदालत में आज सुप्रीम कोर्ट में सारा दिन यही होता रहा कि जी संभालें, अब आप ले जाएं आइनी बेंच पे चीज़ें ठीक करें। मैं ये सवाल बिल्कुल इनसे लूँगी, मैं बिल्कुल इनसे ही सवाल लूँगी। पहले मैं शाह साहब की जानिब जाती हूँ। शाह साहब, ये आने वाले दिनों में एक तो वही अगेन ये जो फैसल वाडा साहब एक तासुर देने की कोशिश करें कि ये डील का नतीजा है ये वाले मामला, या फिर ये जिस तरह से बानी पीटीआई ये कहते रहे हैं कि जी पहले जो ख़वातीन हैं असीरान उनकी रिहाई के बाद ही मुज़ाकरात का जो मामला है वो आगे बढ़ सकते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि ये उस जानिब मामला जा रहे हैं? इन दोनों में से कौन सा आपको स्ट्रॉन्ग लग रहा है कि इम्कानात हैं जिसके? देखिए, वाडा साहब वाकई शायद जो नुमाइंदगी कर रहे हैं, डायरेक्टली क्या कहें कि इस्टेब्लिशमेंट की अगर वो बातें करते हैं
तो उनको ज़्यादा पता होगा। लेकिन देखिए, मैं मारूजी हालात की बात करता हूँ। अब इस वक्त देखें चैलेंज क्या रह गया है। हुकूमत मेरे ख्याल में अपने आप को स्टेबलाइज़ कर चुकी है, कानूनी तौर पे भी और आइनी तौर पे भी। जजेस जैसे कि प्रेडिक्ट किया जा रहा था कि वो याहिया अफरीदी साहब को लगाना चाह रहे हैं, वो हो गए। आइनी अदालत बनने जा रही है, बन जाएगी। बाकी जो हम से कह सकते हैं कि इत्तेहादी जमातें, पीपल्स पार्टी है, PMLN है, वो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर उनकी अंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो हुकूमत शायद समझती है कि वो बड़े मजबूत फुट पे आ गई है। दूसरा, मेरे ज़रा ये कहते हैं कि शायद हो सकता है ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन बाय दिसंबर एंड जो है बानी PTI वो जेल से बाहर होंगे। या इसको आप ब्रेकिंग खबर समझती हैं या आप कह रहे हैं, इसको आप प्रेडिक्शन समझती है, लेकिन मेरी जाती है अपार्ट फ्रॉम जो केसेस हैं वो 25 तक मामला जा सकता है। देखिए, मैं फैसल वाडा साहब की तरह नहीं, मैं उन फैसल वाडा साहब की तरह भी तो बता देना, कोई तो नहीं कर रहा है। मेरे ये कहते हैं कि बाय दिसंबर जो है वो जी, देखिए बुनियाद तो चले, बुनियाद पे यही आएंगे कि केसेस जमानतें भी होंगी, केसेस चलते रहेंगे मेरे ख्याल से। और एक सेकंड, मैं अगर बात मुकम्मल कर लूँ एहतशाम साहब, माजरत के साथ। जी जी, मैं ये नहीं कहता किस बुनियाद पर बाहर आएंगे। जाहिर बात है कानूनी तरीके से ही बाहर आएंगे। जो बार बार हम एक बात कर रहे हैं कि जनाब एक 9 मई के ऊपर हो सकता है कि वो अपॉलॉजी टेंडर कर दें अनकंडीशनल, ये भी हो सकता है, क्योंकि मेरे ख्याल में बाकी तो कोई ऐसा फ्ला रहा नहीं है ना। अगर आप तोशाखाना केस में एक फरीक बाहर आ गए, दूसरा भी आ सकता है। तोशाखाना 2 भी उन पे साबित नहीं हो रहा। अब तो आप छा गए, अगर ये बात होगी तो फिर रह क्या गया? पॉलिटिकल निज़ाम की स्टेबिलिटी के लिए ना, तो देखिए मेरे ख्याल में आप मान ले, ज़रूरी तो नहीं है कि सारी बातें जो है ना वो कहीं एक वाडा साहब की ठीक हो सकती हैं। देखिए वाडा साहब ने अगर कहा है तो ये भी गलत नहीं हो सकता। लेकिन देखिए मैं बताऊं आपको, अब जो विजिबली सूरत हाल है, तमाम चीज़ें स्टेबलाइज हो गई हैं। हुकूमत को कोई इशू है नहीं। अगर उनके रोडों के ऊपर उनके खिलाफ कोई निकलता भी है तो उनको प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे वो PTI बानी PTI के साथ हो या बगैर हो। अब जाहिर बात है ओवरऑल सिचुएशन हुकूमत के हक में, तो उनको शायद कोई खौफ नज़र नहीं आ रहा। आप अगर दूसरा देखिए, एक आखिरी चीज़ जो मेरी उस बात को सपोर्ट करेगी वो है मौलाना साहब का स्टांस। देखिए बहुत सारी चीज़ें, मौलाना साहब जो है PTI के साथ एक पेज पे थे, फिर मौलाना साहब जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ एक पेज पे थे, और पीपल्स पार्टी एक पेज पे थी PMLN के साथ। तो बात जब उन्होंने असेंबली के फ्लोर पे की कि मैं बानी PTI के साथ तमाम सियासी मामलात में हूँ और उनके खिलाफ किसी किस्म की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए, तो मेरे ख्याल में देखिए इतनी बड़ी जो बातें होती रही, इसमें शायद एक बात ये भी है कि आप जो है रिलीफ देंगे बानी PTI को भी, और मे भी रिलीफ हो सकती है कि विद इन 2-3 मंथ्स हो ही जाए। और मेरी तो शायद ये प्रेडिक्शन भी है, और मेरे सोर्सेज भी कह रहे हैं कि बाय दिसंबर जो है वो शायद इस किस्म की रिलीफ मिल सकती है। लेकिन वही हैरानगी की एक बात ये कि अभी ऐसी पॉलिसी में क्या तब्दीली आई है कि हम कहें कि जी आने वाले दिनों में हमें बानी PTI बाहर दिखाई देंगे, क्योंकि केसेस के हवाले से तो सबको सारा मामला सामने रहे। और ये जो एक तोशाखाना 2 जिस तरह से ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा जी केसेस तो और बन सकते हैं, इस हवाले से राना सनाउल्लाह साहब भी बात कर रहे थे। अनकंडीशनल अपॉलॉजी आ जाती तो मसला खत्म हो गया। मतलब है फिर सर केसेस जो हैं वो सिर्फ अपॉलॉजी से वो है, जुर्म नहीं है। फिर आमना केसेस का मैं न्यूज़ कॉन्फ्रेंस आप करते हैं, फिर आप नहीं, ये आमना जो कह रही ना केसेस नहीं मैटर करते, जब चीजें ठीक होना चाहती है तो केसेस डील हो रही है। जी ये मैं नहीं कह रहा कतई तौर पे डील हो रही है, मैं तो आपकी बात को लेकर जा रहा हूँ। होगा कानूनी तरीका कोई नहीं होगा, वो सियासी तरीका होगा बस, जिसकी वजह से बाहर आएंगे, जैसे पाकिस्तान की सियासत में होता है। क्या नवाज शरीफ साहब है, जरदारी साहब है, बीबी है, वो सिनेरियो ज़हन में रखें आप। क्लोजिंग का टाइम हो गया। इससे पहले जितने लोग बाहर आए वो भी इस तरीके से ही आए हैं, चाहे वो बिल्कुल ऐसे ही तारीख उठा कर देखें, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन क्लोजिंग का वक्त हो रहा है, बात की तायद कर रहे हैं। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। क्लोजिंग का वक्त हो रहा है। इत्तेशाम साहब से बस खबर मैं चाहूँगी कि आपको आपके नॉलेज में है ऐसा कि कुछ मामला ऐसे चल रहे हैं जो बातचीत बढ़ रही है आगे? हमने देखें हर चीज़ की एक लिमिट होती है ना, हर चीज़ का एक जिसको कहते हैं टाइम होता है कि आप कब तक किस चीज़ को आप आगे लेके जा सकते हैं। अब PTI की हद तक तो अब ये बात हम सब लोग कहने के लिए तैयार हैं, बड़ी हद तक ये बात हो गई है कि भाई अब अपने अहदाफ हासिल नहीं कर सके, हमने इतनी अब उनके पास कोई कार्ड्स रहे नहीं, आप ये कह रहे हैं। चले प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, आपसे माजरत चाहूँ। तीनों गेस्ट का मैं शुक्रिया अदा करूँगी, नवीद हयात मलिक साहब का खुसूसी तौर पर। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।